और आज पाकिस्तान के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा लाहौर से ही आता है। आज़ादी से पहले लाहौर अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है जया मानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? और मेरा नाम है उस्मान कुरैशी। वेलकम टू आवर चैनल। सो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? कमेंट करके बताया करें कि कहाँ कहाँ से हमारी वीडियोस देख रहे हैं, और हाँ, ये भी बताया करें कि आप लोग कैसे हैं। सो व्यूअर्स, ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन ये जो हुआ था, मतलब पाकिस्तान और इंडिया का, आप लोग को मतलब टाइटल लेकर समझ ही गए होंगे। जो मतलब अलहदगी हुई थी, ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है हाउ इंडिया लॉस्ट लाहौर सिटी टू पाकिस्तान। मतलब इंडिया को लाहौर सिटी किस तरह लॉस हो गई थी। मतलब इवन के जब बंटवारा हुआ था, हाँ ठीक बिल्कुल। है, तो मतलब लाहौर जो सिटी थी वो तो डेफिनेटली इंडिया के पास आनी थी, लेकिन ये बहुत बड़ी साजिश थी अंग्रेज़ों की, जो इन लोगों ने एक मजहब के तौर पे ना इन दोनों मुल्कों को, जो मतलब एक मुल्क को दो अलग अलग कर दिया था, बंटवारा कर दिया था। सो बस पहले इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें वगैरह करेंगे। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। तो पहले इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इस मैप को देखें। ये भारत का मैप है आज़ादी के पहले का, जब बंटवारा नहीं हुआ था तब का। तब ये पंजाब का सबसे बड़ा शहर जो था वो था लाहौर, जिसे विभाजन के बाद पाकिस्तान में मिलाया गया था। आज ये लाहौर शहर को पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है, लेकिन कभी ये दिल हिंदुस्तान में भी धड़कता था। जब भारत अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ तब अंग्रेज शासकों द्वारा भारत पाकिस्तान बंटवारे की नींव रख दी गई थी, जिसे भारतीय इतिहास का काला अध्याय कहा जाता है, क्योंकि अंग्रेजों की नीतियों ने भारत और पाकिस्तान को धर्म के नाम पर अलग करवाया। लेकिन जब बात धर्म के नाम पर बंटवारे की हो रही थी, तो आखिर क्यों लाहौर शहर को पाकिस्तान में शामिल करा दिया गया, जबकि उस समय लाहौर में गैर मुस्लिम कम्युनिटी की तादाद मुस्लिम कम्युनिटी से करीब आधी ही हुआ करती थी। और कई दिग्गज लोगों का ये भी मानना है कि जब तक लाहौर पाकिस्तान के पास नहीं गया था, तब तक पूरे लाहौर को देखकर ऐसा ही लग रहा था कि यह शहर भारत के हिस्से में ही आएगा। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो लाहौर भारत के पास आते आते रह गया, जबकि उस वक्त लाहौर के भारत में शामिल होने के कई बड़े बड़े कारण मौजूद थे। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि आखिर लाहौर का विभाजन कैसे हुआ था, मतलब किस आधार पर लाहौर को पाकिस्तान में शामिल करने का फैसला लिया गया, किसने यह फैसला लिया था और क्यों लिया था, और क्या यह फैसला बिल्कुल सही भी था। यह सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात कि इस वीडियो का मकसद किसी भी धर्म, जाति या समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस वीडियो का मकसद सिर्फ लोगों को हमारे इतिहास के बारे में बताने का है। तो सबसे पहले हम लाहौर शहर के बारे में जानेंगे, ताकि आगे आपको समझने में आसानी हो। इस मैप को देखें। आज लाहौर पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस का कैपिटल है। कराची के बाद लाहौर दूसरा बड़ा पाकिस्तान का सिटी से दूसरा सबसे सही बड़ा है। आबादी वाला शहर है। लाहौर एक ऐसा शहर है जो ऐतिहासिक रूप से अपनी अहमियत रखते आया है। जैसे कि ब्रिटिश शासन के दौरान भी ये शहर काफ़ी तेज़ी से ग्रो करते हुए नजर आया था। और यही नहीं, ताजपोशी के बाद महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर को ही अपने कैपिटल के रूप में चुना था। हालांकि ये सुनकर दुख होता है कि लाहौर में 2 बार महाराजा रंजीत सिंह की प्रतिमा को हिंसक तरीके से तोड़ा गया था बाद में। तो लाहौर आज भी अपने अहमियत को बनाए हुए है, और आज पाकिस्तान के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा लाहौर से ही आता है। आज़ादी से पहले लाहौर में सभी धर्म के लोग आपस में मिलकर शांति से रहा करते थे, और यही नहीं, लोग एक दूसरे के त्यौहार में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। यह तब की बात है जब अंग्रेजों ने अपने डिवाइड एंड रूल जैसी भड़काऊ नीतियों को बस शुरू ही किया था। यह शहर एक तरह से मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों का घर हुआ करता था। लेकिन विभाजन के बाद सब कुछ बदल सा गया। आज लाहौर में सिर्फ 1.9% के करीब ही हिंदू और सिख कम्युनिटी दिखाई देती है, जबकि साल 1941 के समय लाहौर में नॉन मुस्लिम कम्युनिटी लगभग 40% के करीब थी। तो अब ये जानते हैं कि आखिर कैसे लाहौर का बंटवारा किया गया था। दरअसल बंटवारे के लिए ब्रिटेन से एक शख्स रेड क्लिफ को अपॉइंट किया गया था। यह उनकी इमेज है। तो ये रेड क्लिफ ब्रिटेन में एक जज का काम करता था। मतलब रेड क्लिफ को भारत के इतिहास की सटीक जानकारी नहीं थी, ना उन्होंने कभी भारत देखा था, और ना ही भारत की अलग अलग संस्कृति का उसे कुछ पता था। मतलब बॉर्डर के डिमार्केशन के लिए एक ऐसे जज को बुलाया गया जिन्हें ना तो भारत की संस्कृति और इतिहास की जरा सी भी समझ थे, और ना ही जिसने पहले कभी बाउंड्री डिमार्केशन का काम किया था। बस बॉर्डर की मार्किंग का फैसला बॉर्डर कमीशन के हाथों में सौंप दिया गया था। और क्योंकि रेड क्लिफ इस कमीशन के हेड थे, इसलिए इसे रेड क्लिफ कमीशन भी कहा जाता है।
और रेड क्लिफ कमीशन पर पहले से ही कई रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे, जिस वजह से उन्हें जल्द से जल्द बाउंड्री को डिमार्केट करना था। साथ ही उस समय उन्हें कई ऐसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा जिसने उनके डिवीज़न को इन्फ्लुएंस किया और जिसका रिजल्ट यह निकला कि कमीशन ने लाहौर को पाकिस्तान के हाथों में सौंप दिया। तो अब ये भी जानते हैं कि किन कारणों से लाहौर को पाकिस्तान के हाथों में सौंप दिया गया। जब साल 1971 में सीनियर जर्नलिस्ट कुलदीप नायर ने लंदन में रेड क्लिफ के घर पर उनसे मुलाकात की, तब उन्होंने रेड क्लिफ से पूछ लिया कि क्या आप भारत और पाकिस्तान के बीच बाउंड्री ड्रॉ करने के काम से संतुष्ट है। इस पर रेड क्लिफ जवाब देते हुए कहते हैं कि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, मुझे रीमार्किंग करने के लिए काफ़ी कम समय दिया गया था। अगर मुझे इसके लिए 2 से 3 साल का समय दिया जाता तो मैं इसमें और भी कई सुधार कर सकता था। अगर मैं कुछ लोगों की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाया तो इसका दोष खराब पॉलिटिकल मैनेजमेंट को जाना चाहिए, ऐसा रेड क्लिफ का कहना था। यानी समय एक बड़ी वजह थी जिसने रेड क्लिफ के निर्णय को प्रभावित किया। इसके अलावा रेड क्लिफ को भारत और इनकी संस्कृति के बारे में बहुत ही कम जानकारी थी। इनका दोष भी कहीं ना कहीं खराब पॉलिटिकल मैनेजमेंट सिस्टम को जाता है, जिसने रेड क्लिफ को कोई भी एडवाइजरी एक्सपर्ट नहीं दिया था जो कि फैसला लेने में उनकी मदद कर सके। इसके अलावा भी कमीशन में 4 प्रतिनिधियों को रखा गया था, जिसमें 2 भारतीय जज मेहरचंद महाजन और तेजासी शामिल थे। वहीं 2 पाकिस्तानी जज जैन मोहम्मद और मोहम्मद मुनीर भी शामिल थे। दोनों पक्षों को इसमें इन्वॉल्व करने का मकसद सिर्फ यही था कि दोनों ही पक्षों को एक समान रखा जा सके, लेकिन फिर भी आखिरी निर्णय रेड क्लिफ के हाथों में था। दोनों देश को एक समान रखना एक तरह से गलत फैसला था और इसने रेड क्लिफ के निर्णय को बुरी तरह से प्रभावित किया। और रेड क्लिफ अपने कमीशन के लोगों से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। ऐसा इसीलिए था क्योंकि हर प्रतिनिधि अपने ही लोगों को फायदा पहुंचाने की बात कर रहा था और सिर्फ अपने ही टेरिटरी को बढ़ाने की तरफ ध्यान दे रहा था, जिससे रेड क्लिफ को कई बार इन मुद्दों पर उनसे बहस का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि रेड क्लिफ मेहरचंद महाजन के ज्ञान और विद्वता से काफ़ी प्रभावित हुए थे। रेड क्लिफ और कुलदीप नायर की जो भी बातें हुई उसका जिक्र हमें कुलदीप नायर की बुक स्कूप इनसाइड स्टोरी फ्रॉम द पार्टीशन टू द प्रेसिडेंट में मिलता है। कुलदीप नायर से हुई मुलाकात में रेड क्लिफ ये साफ तौर पर कह चुके थे कि मैंने तो आपको यानी भारत को लाहौर लगभग दे ही दिया था, लेकिन तभी मुझे यह एहसास हुआ कि पाकिस्तान के पास तब कोई भी बड़ा शहर नहीं था और मैं पहले ही भारत के लिए कोलकाता की मार्किंग कर चुका था। हालांकि इस बात का कोई भी बड़ा मतलब नहीं बनता है। अब कुछ लोगों का यह भी मानना था कि बॉर्डर मार्किंग के लिए रेड क्लिफ का नाम मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने रिकमेंड किया था, लेकिन पाकिस्तान को लाहौर देने के फैसले से इनका कोई भी लेना देना नहीं था। जब कुलदीप नायर ने रेड क्लिफ से मुलाकात की तो उन्होंने पाया कि रेड क्लिफ के पास ना तो कोई सटीक नियम थे जिसके तहत वे दोनों देशों के बीच सीमा रेखा बना सके और ना ही उनके पास क्लियर जस्टिफिकेशन थे जिसके तहत वो ये समझा सके कि किस तरह से सीमा रेखा का डिमार्केशन किया गया है। एक और बड़ा कारण था जिसने बुरी तरह से रेड क्लिफ के निर्णय को प्रभावित किया था। अब जैसे जैसे लाहौर के फैसले की तारीख नज़दीक आ रही थी वैसे वैसे लाहौर में सभी कम्युनिटी के लोगों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया था। फैसले के पहले ही लाहौर में हुए दंगों ने हिंसात्मक रूप ले लिया था। इसी वजह से जल्दबाजी में डिमार्केशन के काम को पूरा कराया गया और इस पर फैसला भी ले लिया गया। 1946 में हुए दंगे आखिर लोग कैसे भूल सकते हैं। हालांकि ऐसी कई रिपोर्ट्स भी सामने आई जिसमें बताया गया कि पार्टीशन पर फैसला लेने से पहले ही ज़्यादातर हिंदू और सिख कम्युनिटी के लोग भारत में आ गए थे। दंगों से बचने के लिए लोगों को मजबूरन अपने धर्म बहुल देश में लौटना पड़ा था और कुछ लोगों को दंगों से बचने के लिए अपने धर्म को ही कन्वर्ट करना पड़ा था। अब कुछ लोगों की थ्योरी ये भी कहती है कि लाहौर का विभाजन साल 1941 के पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से हुआ था, क्योंकि उस समय लाहौर में 60% मुस्लिम और 40% नॉन मुस्लिम कम्युनिटी थी। हालांकि फिर भी उस समय ज़्यादातर लाहौर की प्रॉपर्टीज़ नॉन मुस्लिम लोगों के पास थी और वहाँ के ज़्यादातर बिजनेस में भी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी की मोनोपोली ज़्यादा थी। लाहौर के कुछ फेमस हॉस्पिटल जैसे श्री गंगाराम हॉस्पिटल, गुलाब देवी हॉस्पिटल, जानकी देवी हॉस्पिटल और दयाल सिंह कॉलेज वहाँ पर मौजूद थे तब। यहाँ तक कि लाहौर महाराजा रंजीत सिंह की रियासत का कैपिटल भी रह चुका था। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि आखिर किस तरह से रेड क्लिफ ने बिना किसी नियम के जल्दबाजी में यह सब डिसीजन लिए थे। कुलदीप नायर की रेड क्लिफ के साथ करीब 1 घंटे तक बात हुई, जिसमें कुलदीप नायर ने उनसे यह भी पूछा
कि पाकिस्तान में बैठे मुसलमान आपसे कहीं ज़्यादा नाराज़ है क्योंकि आपने भारत का पक्ष ज़्यादा लिया। ऐसा कुलदीप नायर ने इसलिए पूछा क्योंकि रेड क्लिफ ने फिरोजपुर और जीरा जैसी तहसीलों को भारत में शामिल करवाया था और कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया था कि रेड क्लिफ ने जनरल माउंटबेटन के दबाव में आकर ऐसा फैसला किया था और फाइनल रिपोर्ट में भी बदलाव किया था। तो इस बात का जवाब देते हुए रेड क्लिफ ने बताया कि उन्हें कश्मीर के मुद्दे के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। हालांकि वे भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध के बारे में जानते थे। रेड क्लिफ ने खास तौर पर कहा कि उन पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं था, बल्कि उन्हें यह महसूस हुआ कि जीरा और फिरोजपुर भारत को जाना चाहिए और उन्होंने भारत को वो दे दिया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को उनसे खुश होना चाहिए क्योंकि उन्होंने उनकी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए उन्हें लाहौर दिया था। कई लोगों का मानना है कि लाहौर को पाकिस्तान के हाथों में देने से रेड क्लिफ का कोई गलत इंटेंशन नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका दोष उन राजनीतिक और मानवीय कारणों को जाना चाहिए जिसने रेड क्लिफ के फैसले को बुरी तरह से प्रभावित किया था और जिसने उन्हें उतना भी समय नहीं दिया कि वो कोई सही फैसला ले सके। हालांकि अब भी हम रेड क्लिफ के इंटेंशन को सही तरीके से समझ नहीं सकते, क्योंकि इसे समझने के लिए हमें उनके दिमाग के अंदर घुसना होगा, जो कि अब मुमकिन नहीं है। कुलदीप नायर की मुलाकात रेड क्लिफ से तब हुई थी जब वे भारत के आखिरी जनरल माउंटबेटन से मिलने ब्रिटेन गए थे। अब रेड क्लिफ के बारे में एक खास बात यह भी है कि वे भारत पाकिस्तान फैसले के पहले ही ब्रिटेन के लिए निकल गए थे और फिर कभी वापस भारत लौट कर नहीं आए। यहाँ तक कि वे अपने काम के लिए मिलने वाली रकम को भी ठुकरा कर चले गए थे। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि भारत पाकिस्तान दंगों ने उन्हें काफ़ी प्रभावित किया था और वे ये महसूस कर चुके थे कि भारत पाकिस्तान को अलग करने वाले रेड क्लिफ लाइन लाखों लोगों के खून से बनाई गई है। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में कि आखिर क्यों लाहौर को पाकिस्तान में मिलाया गया था। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। जी तो व्यूअर्स, आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी वीडियो। मतलब यार बहुत ज़्यादा स्टोरी वाली वीडियो थी और मतलब मैं यही देख रहा था कि ये जो रेड क्लिफ जो थे, ठीक है, इन्होंने कुलदीप नायर के साथ थोड़ी सी मीटिंग वगैरह भी की थी, बाद में बताया भी था उनको। और ये जो इनकी एक बुक में देख रहा था, स्कोप द पार्टीशन ऑफ इंडिया स्पेशली, तो यार मतलब लाहौर को मतलब पाकिस्तान में देना उनकी स्पेशली उन्होंने ये सोचा था ना, उन्होंने ये कहा कि यार मतलब ऑलरेडी कोलकाता में इंडिया को दे चुका हूँ। लेकिन यार एक अजीब सी बात मैंने ये देखी है, तो पहले मैं आपकी बात सुनता हूँ, लेकिन मुझे जो एक अजीब सी मतलब बात लगी है कि यार ये जो रेड क्लिफ थे, इनको पाकिस्तान और इंडिया के बारे में बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं थी और इन्होंने मतलब तकसीम करना शुरू कर दिया था यार। मतलब अंग्रेजों ने यार मतलब कितना कुछ कर दिया यार, मतलब पाकिस्तान और इंडिया को तहस नहस करके रख दिया। मतलब धर्म के नाम पे अलग किया है यार। स्पेशली मैं आपको बताऊं, अब मुस्लिम्स इंडियंस हिंदूज थे, ठीक है, इन दोनों को आपस में ना धर्म के मामले में लड़वाया गया, ठीक है, और धर्म के मामले में दोनों को अभी भी ज्यादातर जो साजिशें होती हैं वो धर्म के मामले में होती हैं। हालांकि देखा जाए इंडिया के अंदर स्पेशली वहां पर एक नारा लगता है, हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई सब भाई भाई है, ठीक है। तो मतलब ये हम जब छोटे छोटे फिल्मों में देखते थे ना, तो हम ये देखते थे कि वो सब ये कहते थे यार हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई हम सब भाई भाई हैं। तो लेकिन इससे पहले भी यही था, लेकिन जब से ये ब्रिटिश की जब हुकूमत आई थी हिंदुस्तान में, तो इन लोगों ने क्या कहा कि इन लोगों ने जिन्ना के साथ और स्पेशली गांधी सर के साथ इस तरह की मीटिंग्स की। फिर इन लोगों के अंदर स्पेशली कुछ मुस्लिम्स थे, कुछ हिंदूज थे, ठीक है, उनके अंदर ऐसी ऐसी बातें डाली, ऐसे वसवसे डाले कि यार आप लोग एक काम करें, आप लोग हिंदू हैं, आप लोग अलग रहें। मुस्लिम्स को कहा कि आप लोग अपनी अलग कंट्री बनाएं। हाँ, इसी वजह से हुआ है, नहीं तो हम लोग के दरमियान अभी भी अगर देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदुइज्म रहते हैं, ठीक है, स्पेशली हमारे शहर में रहते हैं और बहुत मोहब्बत है। मतलब यहाँ पर भी उनकी कभी कभी हमने देखा है कि उनकी यहाँ पर दिवाली मनाई जा रही होती है, रंगोली वो कर रहे होते हैं अपने घर पे, इंडिया जैसे हमारे मनाए जाते हैं। अभी कराची में देख लो, कराची में बहुत सारे इस तरह के इवेंट्स वगैरह मनाए जाते हैं हिंदू के, और जो मुस्लिम्स हैं वो उनको ट्रीट करते हैं। और इंडिया में देख लो कि जब रमजान आता है तो बहुत सारे हिंदू जो है बहुत एहतराम करते हैं। स्पेशली मुंबई की मैंने बाजार देखा था, मुंबई में, दिल्ली में और कलकत्ता का मैंने बाजार देखा। तो यार मतलब अंग्रेजों की बहुत बड़ी साजिश थी यार, जिन्होंने एक बहुत बड़े इंडिया को अलग कर दिया। मैं ये सोच रहा था
छोटी सी बात मैं अपने पास टच करना जी चाहता जी हूँ बिल्कुल कि करें। अगर ऐसा होता, अगर ये मतलब बंटवारा ना होता, मतलब ये पार्टीशन अगर ना ना होता, होती इंडिया और तो मतलब पाकिस्तान की। हमारे पास ना, मतलब इंडिया के पास टॉप क्लास बैट्समैन भी होते, टॉप क्लास बिल्कुल बॉलर भी होते। बिल्कुल पाकिस्तान का शोएब अख्तर, वकार यूनिस, बिल्कुल इमरान खान, ठीक है, कंपटीशन रमीज ना राजा, होता बस। सकलैन मुश्ताक, ये हमारे पास बॉलर होते। हम्म, और स्पेशली हमारे पास जो बैट्समैन होते वो सचिन ऑलरेडी था ही, ठीक है, इंजमाम इंडिया के अंदर था, ठीक है। और जो हमारा जो टॉप क्लास, जो मैं कहता हूँ वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जिसने स्कोर किया था 194, सईद अनवर, वो अगर हमारे पास होता तो इंडिया, मैं कहता हूँ वर्ल्ड की बेस्ट टीम होती। सो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन खाली है, जितना भी आप जितनी मोहब्बत देना चाहते हो दिल खोल कर दे, क्योंकि ये और फ्री ऑफ आप कास्ट क्या है। कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर तो देखो, बताइएगा। ये वीडियो मैं देख रहा था, उसने पहले कह दिया था कि इस वीडियो के अंदर किसी का धर्म या किसी की जाति को बुरा कहना नहीं हम है, इसको ये एक इन्फॉर्मेशन है और हमारी तरफ से भी इन्फॉर्मेशन है, तो उसको इन्फॉर्मेशन तक रखिएगा, लड़ना ना शुरू कर हाँ दीजिएगा कमेंट बिल्कुल। में। तो हमारा प्यार आपके लिए और आपके लिए हम्म, हमारा प्यार। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हम दोनों को दीजिए इजाजत। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।